लड़कों से ज्यादा मेडल ला रही हैं लड़कियां, खेलों में अपना हाथ आजमा रही हैं बेटियां। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सबकी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में भारत को गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत को नहीं, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को। शूटिंग में आशी 3 मेडल लेकर आई हैं। अपने आप में ये एक बड़ा रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक किया है, क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली आशी चौकसे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम हमारी आज की खास मेहमान आशी चौकसे से। आशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आशी, अमिताभ स्टाइल में आपका मैं एक बार स्वागत करना चाहूंगी। खुश तो बहुत होंगी आप, हैं? बिल्कुल। आशी, आप ये मेडल लेकर आई हैं। भारत को, देश को, मध्य प्रदेश को, अपने पेरेंट्स को, सबको आपने बहुत खुश कर दिया है। कैसे देखती हैं अपनी इस जीत को और किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? आशीष, श्रेय मैं देना चाहूँगी मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी को सबसे ज़्यादा, और उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। और मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी को इसलिए बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं भोपाल में ही पली बड़ी हूँ और भोपाल में ही अकेडमी है, तो मैं रोज़ यहाँ पे जा सकी। और इनिशियल स्टेज में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है और एक फाउंडेशन क्रिएट किया है यशोधरा राजे सिंधिया जी ने, जो हमारी खेल मंत्री हैं। जो उन्होंने इतनी बड़ी एकेडमी बनाई है, इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी हैं हमें ताकि हम उस लेवल पे परफॉर्म कर सकें। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा श्रेय उनको जाता है और मुख्यमंत्री जी को जाता है। तो या आशीष, आपके सफ़र के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है आपके बारे में। एनसीसी से ये सफ़र जो है आपका शुरू हुआ और आज इस मुकाम तक पहुँच गया। कैसा रहा? कैसे आपने इसकी शुरुआत के बारे में सोचा कि हमें इस गेम में जाना है या मेडल लेकर आना है? शुरुआत इसकी कैसे हुई? कैसे सोचा आपको मुझे गेम्स फील्ड में जाना है? सो देयर इज़ नो वन इन माई फैमिली जो कि स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स तो कभी दिमाग में आया भी नहीं कि स्पोर्ट्स में जाना है। और 10th क्लास में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया मेरे स्कूल में, वो भी बहुत ही डिफरेंट रीजंस के लिए कि ए सर्टिफिकेट में भी आगे जाके 12th के परसेंटेज में काम आएगा। सो ऐसे में एनसीसी में गई और एक कैंप हमें अटेंड करना ज़रूरी होता है। सो उस कैंप को भी मैंने वेकेशन की तरह देखा कि पचमढ़ी जाने को मिल रहा है तो चलते हैं। बट वहाँ पे हमारा एक शूटिंग कंपटीशन था, तो हमने तो कभी ट्राई नहीं किया, बट वहाँ पे हमने देखा चलाते हुए और लाइक आई वाज़ वेरी एक्साइटेड कि मुझे कब मौका मिलेगा चलाने का। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी चलाना है और फिर वो अगले दिन हमें ले गए और अराउंड 200 लोगों में मेरा सबसे अच्छा था वहाँ पर। तो उन्होंने, कर्नल ने मेरे साथ एक मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि आशी, टेक इट एज अ करियर। सो एट दैट मोमेंट, लाइक 10th क्लास में आपको कोई बोल रहा है पढ़ाई छोड़ के शूटिंग को एज अ करियर ले लो, सो एक वो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। बट या हमने काफ़ी उसके बारे में सोचा एंड माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी अ लॉट कि नहीं, अगर आप इतने शुरुआत में अच्छा कर रहे हो तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा करोगे। सो हमने फिर प्रोफेशनली मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी से फिर मैंने स्टार्ट की शूटिंग। जब पहली बार आपने हाथ में राइफल थामी थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? इतना ज़्यादा तो मुझे याद नहीं अच्छे से, बट मुझे इतना पता है जो उन्होंने मुझे बताया, बस मेरा ध्यान उस पर था कि उन्होंने बोला यहाँ से साइट में लानी है, आगे 50 मीटर का टारगेट है और लेट के फायर करना है, 5 गोलियाँ थी बस। तो जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसा कर दिया और काफ़ी अच्छा गया। तो या आशी, 50 मीटर की आप बात कर रही हैं। अभी भी जिस गेम में, जिस जोन में आप जीती हैं, आप 2 सिल्वर इकांस लेकर आई हैं, इसमें भी आपने जो है 50 मीटर दूरी से आपने शूट किया इसको। ये कैसा था? आप मैंने सुना ये एक बड़ी चुनौती होता है, एक टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि 10 मीटर और फिर 50 मीटर दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ये कितना टफ होता है, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। तो शूटिंग में ऐसा है, राइफ़ल और पिस्टल शॉटगन, सबसे ज़्यादा राइफ़ल में 50 मीटर्स का जो डिस्टेंस होता है और उससे ज़्यादा शूटिंग में कोई डिस्टेंस नहीं होता, एक 50, 25 एंड 10। तो जो मेरा मेन इवेंट है दैट इज़ 50 मीटर्स। तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज है, जस्ट बिकॉज 50 मीटर्स से आपको टारगेट काफ़ी ज़्यादा छोटा नज़र आता है और हमारी राइफ़ल में कोई स्कोप नहीं होता। तो लाइक आपको आपकी नेकेड आई से ही आपको इतना दूर तक देखना है। तो एक वो अपने आप में एक चैलेंज है और इंडोर नहीं है, इट्स आउटडोर। तो जब भी हम दूसरे देश ट्रैवल करते हैं तो वहाँ का पूरा ज़मीन से लेकर आसमान तक सब कुछ चेंज हो जाता है। तो एक नया एक्सपीरियंस हर बार खेलने को मिलता है। तो ये नहीं है कि जो हम लोग इंडिया में कर रहे हैं, जैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें सेम वैसे ही माहौल मिलेगा वहाँ चलाने के लिए। पूरा डिफरेंट माहौल होता है और कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं हवा ज़्यादा है,
कहीं इतनी ज़्यादा ठंड है जो हमें इंडिया में कभी महसूस ही नहीं हुई। तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़, ये सारी जो अपने आप में एक चैलेंजेस हैं, तो ये 50 मीटर में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये सब मेरे इवेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि हर बार अलग अलग मौसम होते हैं, तो उस समय कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, लेकिन जब आप शूट कर रहे होते हैं तब सबसे ज़्यादा आपको फोकस रहने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपने कहा कहीं गर्मी है, कहीं ठंड है, कहीं धुंध है, और आपको टारगेट करना है क्लियर। ऐसे में वो उस समय आप आशी क्या सोचती है? आशी के दिमाग में उस समय क्या चीज़ें चल रही होती है? कैसे आशी अपने आप को फोकस रखती है? तो एक्चुअली शूटिंग है बड़ा इंडिविजुअल गेम, सब अपने आप को अपने हिसाब से चलाते हैं सब चीज़ें, और ये ज़्यादा फिज़िकल नहीं है, इट्स लाइक मोर टेक्निकल। तो मैं क्या सोचती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सब चेंज हो जाए, बट शूटिंग करना तो वही चीज़ है, टारगेट भी वही है, दूरी भी उतनी है, और राइफल भी मेरी है, मैं भी मैं ही हूँ। तो आता मुझे चलाना है, बस कैसे चलाना है उस टाइम पे और सारी चीज़ें भूल के, बिकॉज़ मेरे माइंड में चलता है कि सिर्फ 1.5 घंटे का मैच है, 1.5 घंटा अपने प्रोसेस पे फोकस करो, चलाओ और अलग हटो। बाकी मौसम वौसम ज़्यादा मेरे दिमाग में आता नहीं है। बट एक और चीज़ है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हवा चल रही है तो हम कभी कभी टारगेट से हटकर शूट करते हैं, ताकि हवा के साथ साथ शॉट भी हमारा बीच में रहे। तो वो सारी चीज़ें, सारा मेंटल गेम होता है कि, और टाइम के हिसाब से शूट करना पड़ता है। सो आती सबको सारी चीज़ें, बट उस हिसाब से कौन क्या करता है वो सारे इंडिविजुअल पे यानी कि डिपेंड करता सबसे है। बेहतर है अपने आप को बिल्कुल शांत रखो। जी। तो आशी अपने आप को शांत रखती हैं। जी। हमारे उसमें ये टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। तो सारे सारे स्पोर्ट्स में होता क्या, उनको अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ दिखानी होती है, और हमें उल्टा करना पड़ता है। हम जितना शांत रहेंगे हमारे गेम के लिए उतनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। आशी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आई हैं आप देश के लिए मेडल लेकर आई हैं। चीन के एशियन गेम्स में आपने जीता। ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ किस्से जो आप हमें बताना चाहें चीन के। पहले तो चाइना का पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा अलग था कि कहाँ लेके जा रहे हैं, बट वो चीज़ एकदम चेंज हो गई, बिकॉज़ चाइना बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जो लास्ट एशियन गेम्स जब हुआ था, एक्चुअली ये 5 साल में अभी हुआ है, और इसको होना पिछले साल था, बस कोविड के वजह से इट गॉट पोस्टपोन्ड। तो जब ये पहला हुआ था 2018 में, तब मैंने मेरी शूटिंग स्टार्ट की थी। तब हम दूसरे शूटर्स को देखते थे कि ये मेडल्स लेकर आए हैं, हम वो इंस्पिरेशन थे हमारे लिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भी लेकर आ पाएंगे ऐसे मेडल्स। और या तो 5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो एशियन गेम्स में मेडल लाना हमेशा से मेरा सपना था कि मैं देश के लिए एशियन गेम्स में मेडल ला सकूं। और पिछले साल मैं रैंक 1 से सिलेक्ट हुई थी एशियन गेम्स के लिए, बट वो पोस्टपोन हो गया। तो एक्चुअली जितना हम बाहर खेलते हैं, जितना कंपटीशन बाहर है, उससे ज़्यादा कंपटीशन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अभी ये जो शूटिंग है इतना ज़्यादा बढ़ गया है आफ्टर अभिनव बिंद्रा के गोल्ड से। इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं शूटिंग में, तो हमारी 0.1 से भी हमारी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। अपने आप को 1 साल मुझे ऊपर रखना पड़ा कि एशियन गेम्स से फिर से सिलेक्ट होना है। इसके लिए कोई प्रेशर था आशी? क्योंकि अभी आपने कहा ये आपका पहली बार था जब आप एशियन गेम्स खेलने के लिए गई थी, तो कुछ प्रेशर था क्योंकि एशियन गेम्स है, जीतना है, मेडल लाना है, कुछ प्रेशर आपने महसूस किया था? बहुत ज़्यादा प्रेशर था एक्चुअली। और आई गेस वो स्पोर्ट्स में बहुत नॉर्मल है प्रेशर लेना, बट उस प्रेशर को आप उस मोमेंट पे कैसे हैंडल करते हो, वो ही एक एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें आती हैं। और जितना मैं खेलती जा रही हूँ, उतना मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा सीख रही हूँ ये सब चीज़ें। एक्चुअली मुझे भी फाइनल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, बट उस चीज़ को वहाँ पर कैसे हैंडल करना है, उसी चीज़ की हम ट्रेनिंग करते हैं। यानी कि आशी ने बता दिया है कि डर के आगे जीत है। ये लाइन बिल्कुल सच है। बिल्कुल। आशी, अभी आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही ज़्यादा जो है वो कंपटीशन है बाहर देशों के मुकाबले, तो इसे फेस करना आशी के लिए कितना टफ होता है, या आशी के जैसे और जो दूसरे शूटर्स हैं या दूसरे गेम्स में, उनको इसको फेस करना कितना चुनौती भरा होता है या टफ होता है? क्योंकि आपने कहा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गेम्स में लोग हर कोई हाथ आजमाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारी सरकारें भी जो हैं वो लगातार बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में हमारे इंडिया के अंदर ही कितना ज़्यादा आप टफ कंपटीशन महसूस करती हैं? इंडिया के अंदर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज स्पोर्ट्स में अब आई गेस एकेडमिक से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में लोग आ रहे हैं,
और जितना हम लोग मेडल्स ला रहे हैं और भी मेडल्स ला रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये। और उनके पेरेंट्स भी उनको पुश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स लेने के लिए। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं अभी। और आई गेस सबको इतनी फैसिलिटीज़ अब गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही हैं ताकि वो अपने ईज़िली कर सकते हैं सब चीज़ें। बिकॉज़ जो शूटिंग है इंडिविजुअल गेम, वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो पहले लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। तो मेरे लिए बस प्लस पॉइंट था ये कि जो मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी है, उन्होंने मुझे शुरू से स्पॉन्सर किया है, तो मुझे कभी इतना खर्चा उठाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा सारा खर्चा उन्होंने उठाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। और बाहर के स्टेट्स में मोस्टली वो लोग खुद ही उठाते हैं। तो और शूटिंग में बहुत कम बच्चे थे, बट जितना इनिशियल एज में, आई गेस जब मैंने पहली बार नेशनल खेला था, तब अब जो मैं नेशनल खेलूँगी उसके आधे के आधे बच्चे थे, और अब डबल से भी बहुत ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। तो इंडिया में बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और उतना ज़्यादा कंपटीशन भी है। आशी, भी आप कह रहे हैं कि शूटिंग है जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। मैंने भी इसके बारे में सुना है, क्योंकि इसकी जो राइफ़ल है, कारतूस है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? अगर कोई व्यक्ति सक्षम है पारिवारिक रूप से, तो संभवतः वो इसमें खर्च करे कुछ, लेकिन जो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पारिवारिक रूप से कमज़ोर हैं या नहीं वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते, तब क्या ऑप्शन बचता है और आपने इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? क्योंकि जाहिर सी बात है, राइफल आपको भी लेनी पड़ी होगी, कारतूस आपको भी लेना पड़ा होगा, तो कैसे ये सारी चीज़ें रहीं, कैसे देखती है इस चीज़ को? इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी। जो शूटिंग की जो राइफ़ल होती है और जो कारतूस होते हैं, ये सारे इंडिया में नहीं बनता, ये हमें सारा बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। तो जो मेरी जो राइफ़ल है वो भी स्विट्ज़रलैंड से है, और जो कारतूस है वो सारा जर्मनी से आया हुआ है। कॉस्ट क्या होता होगा इसका? जो मेरी राइफ़ल है 22 की, वो 8.5 लाख की है, सिर्फ स्टॉक। उसमें जितनी चीज़ें लगती हैं वो अलग से 5 लाख और जी। तो ये जाता है अराउंड 13-14 लाख तक एक राइफ़ल के लिए। और जिसका एक कारतूस है वो 40 रुपए का है। और तो अगर आपको ट्रेनिंग एक दिन की करनी है तो आपको आराम से 200 तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा महंगा गेम है। बट जैसे आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो अगर शुरू में अगर मुझे खुद से करना पड़ता शूटिंग, तो आई गेस मैं कभी स्टार्ट नहीं करती। बट एमपी स्टेट अकेडमी जो है, उन्होंने शुरू से मुझे स्पॉन्सर किया है। आज जो मेरी राइफ़ल है, जिससे मैंने एशियन गेम्स में मेडल भी जीता है, वो सारा एमपी गवर्नमेंट का है, उसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, बट वो मेरे नाम पर है। उसको मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता, बट सारा एमपी गवर्नमेंट का है। जब मैं अकेडमी छोड़ूंगी तो मुझे उनको वापस करनी पड़ेगी। और एक जो कारतूस जो 40 रुपए का आता है, वो हमें दिन के 150-200, और अब तो हम जब मेडल ला चुके हैं तो हम जितना चलाना चाहते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो लोग हमें स्पॉन्सर करते हैं। सो एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है अभी। साइंस स्पोर्ट्स सपोर्टिव इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सारे। और जो स्कीम्स होती हैं खेलो इंडिया और टॉप्स, तो उनकी वजह से अब ये चीज़ें बहुत ही अवेलेबल हो गई हैं शूटर्स के लिए और दूसरे स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए, ताकि वो अडॉप्ट यानी कर कि अगर सकें। कोई गरीब परिवार से भी अगर कोई बच्चा इस गेम में बेहतर है या फिर करियर बनाना चाहता है, तो सरकार उसके लिए है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना महंगा कैसे हम खर्च कर बिल्कुल, पाएंगे। बिकॉज अगर बच्चे में टैलेंट है तो सरकार उसको ज़रूरी देगी सब कुछ चीज़ें। सो ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पे हो गई हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने काफ़ी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं, खेलो इंडिया वगैरह, जहाँ पे हम लोग मोस्टली यूथ टैलेंट को लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ अब बहुत अच्छी है। आशी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ट्रेडिशनल गेम्स है उनको बढ़ावा देने के लिए तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लगातार कई कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित करवा रही, खेलो इंडिया जैसा कि जिक्र भी आपने किया। अब लेकिन जो है अनट्रेडिशनल गेम्स हैं कुछ, आप भी उसी में से एक आती हैं जो शूटिंग अनट्रेडिशनल गेम है मध्य प्रदेश के लिए। जैसे हम ट्रेडिशनल गेम्स की बात करें तो कबड्डी है, खो खो है, या कई ऐसे मलखम्ब है, जो कई ऐसे गेम्स हैं उनके लिए लगातार काम हो रहे हैं। अनट्रेडिशनल गेम कयाकिंग हुई, शूटिंग हुई या स्विमिंग हुई, ये तमाम चीज़ें हैं। इसको लेकर आप मध्य प्रदेश में कितनी संभावनाएं देख रही हैं आने वाले समय में, जो अनट्रेडिशनल गेम है वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो पाएँ या बच्चे उसमें भी आके अपना कुछ हुनर दिखा पाएँ? इसको कैसे देखती हैं आप संभावनाओं को मध्य प्रदेश में? तो जो मलखम्ब और जो ये सब चीज़ें हैं, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और एक्चुअली पूर्वजों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ये सब तो शुरुआत से है, जैसे लेकिन शूटिंग हो गया, ये
जर्मनी से आया है और बाहर से आया है। तो इंडिया में पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट अब जैसे एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रेंज खोली है और वो वर्ल्ड क्लास रेंज है। तो हम जब बाहर भी जाते हैं शूटिंग करने के लिए तो हमें वही रेंज देखने को मिलती है जो हम रोज़ जिस पे प्रैक्टिस करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जो आपको बाहर फैसिलिटीज़ मिल रही है वो आपको आपके भोपाल एक शहर के अंदर ही मिल रही है। और आई गेस इंडिया की सबसे बड़ी रेंज है ये आफ्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। तो करनी सिंह गवर्नमेंट रेंज है जो कि दिल्ली में है, उसके बाद ये है, बट वो बहुत पुरानी रेंज है और ये एकदम मॉडर्न टच और सब कुछ है इसमें सारी चीज़ें। सो एक्चुअली गवर्नमेंट ने इन सारे स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारी बढ़त की है अब, ताकि बच्चों को बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल सके और उनको बाहर भी ऐसा ना लगे जो उनको इंडिया में ना मिल रहा हो। आशा, ये भी आपसे जानना चाहूँगी, आप चीन गए, चीन और भारत के संबंध किस तरीके से हैं ये जग जाहिर है। रोज़ आप न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे हैं, समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संबंध बेहतर नहीं है। तो जब आप जा रहे होंगे तब आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ स्थिति बन रही होगी कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे वहाँ पर मुझे माहौल मिलेगा, कैसा ट्रीटमेंट मिला एक भारतीय खिलाड़ी होने के नाते, क्योंकि बहुत अच्छे संबंध चीन और भारत के तो नहीं है। ऐसे में आप एक खिलाड़ी के तौर पर चीन गए, एशियन गेम्स क्योंकि वहाँ पर हुआ, तब आपने क्या वहाँ पर पाया? ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है देशों के बीच में, बट मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो सबको एक साथ ले आती है। तो हम जब बाहर गए, हम लोगों के एक गेम्स विलेज में रुकवाया और हमारी बगल वाली बिल्डिंग में कहीं पाकिस्तान है, कहीं नॉर्थ कोरिया है, कहीं कोई है, और बट हमें फ़ील नहीं होता था बिकॉज़ हम एक ही बस में रेंज जा रहे हैं, हम एक ही जिम में जा रहे हैं, हम सारे चीज़ें एक करते थे। सो हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि ये दूसरे देश के हैं, बल्कि अगर उनको कोई मदद चाहिए तो हम वहाँ पर हैं, उन्हें कुछ चाहिए तो हमें कुछ चाहिए तो वो भी वहाँ पर हैं। तो आई गेस ये बहुत ही पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो लोगों को सुनने को मिलती हैं, बट स्पोर्ट्स में एज एन एथलीट और आई गेस हमें हमारी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो भूलना नहीं चाहिए। तो हम सबके लिए थे वहाँ पर और सब हमारे लिए भी थे, और कोई पाकिस्तान का है, कोई उज़्बेकिस्तान का है, हमें बिल्कुल फ़ील भी नहीं हुआ। हमारे मेडल आने पे सबसे पहले वही लोग थे हमारे देश के लोगों से पहले जो हमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और बधाइयाँ दी। तो जहाँ तक मेरा है और मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे बाहर के देश वालों से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली सुनने को, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आशी कितने दोस्त बनाकर आई बाहर देशों के, कितनी कंट्रीज़ को अपना दोस्त बनाकर आई है? काफ़ी एक्चुअली बहुत सारे दूसरे देशों के मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं भी उनको करती हूँ। सो जब हमारा मेडल आता है वो आके कंग्रेचुलेट करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी ये सब हम लोग शेयर वेयर करते हैं, और काफ़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखती है हमारी कि हम सब एक हैं एक स्पोर्ट्स में। और क्या, यानी कि चीन से आपको मतलब कोई गिला शिकवा नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने आप लोगों को ट्रीट किया? हाँ जी, बहुत अच्छे से किया और हमेशा ही करते हैं सारे देश। आशी, वापस से आपके सपनों के बारे में मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आप एशियन गेम्स में अभी मेडल लेकर आई है, जाहिर सी बात है यहाँ आपको रुकना नहीं है, यहाँ आपको थमना नहीं है, आप और आगे जाएंगी। आगे के क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? क्या अब आगे आप अपने आप को देखती हैं, कहाँ एक आप अपना मुकाम देखना चाहती हैं? सारे एथलीट्स का एक ड्रीम होता है कि ओलंपिक्स में मेडल जीतें, तो वो तो मेरा है ही कि मैं ओलंपिक्स में मेडल लेकर आऊँ अपने देश के लिए, अपना देश का नाम रोशन करूँ। बट उसमें क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स मेरे अलग हैं। इसी महीने में 21 तारीख से कोरिया में एशियन चैम्पियनशिप है। वहाँ पे कोटा एक लास्ट बचा हुआ है मेरे इवेंट में, तो मैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं वहाँ से कोटा लेकर आऊँ और ओलंपिक्स के लिए एक अपनी जगह बनाऊँ। तो यहाँ मेरा अभी मेन फोकस उसी पर है, और अगले साल तो ओलंपिक्स है ही जिसके लिए एक साल भी नहीं बचा। वो तो सभी का ड्रीम है ओलंपिक्स। आज ये कई सारी फ़ोटोज़ भी आपकी वायरल होती रहती हैं, आप काफ़ी यंग हैं, काफ़ी खूबसूरत भी हैं, तो किसी ने आपसे कहा कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए? एक्चुअली काफ़ी लोगों ने बोला कि आई शुड ट्राई इन मॉडलिंग, बट मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं मेरे घर पे रह सकूं। अगर मुझे मौका मिलता है तो आई वुड लव टू डू दैट, बट अभी तो खैर बिल्कुल टाइम नहीं है। बस अभी हमें छोटे छोटे शूट्स कराते हैं फॉर लाइक
मेडल आता है तो वही चीज़ें टीवी पे दिखाने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। सो या ये सब चीज़ें चलती हैं। यानी कि अगर मौका मिलेगा तो आशी बिल्कुल वो मौका भी लेंगी। बिल्कुल। आशी, जिस तरीके से भी आप तैयारी लगातार कर रहे हैं, मैं आपकी थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी चीज़ें जानना चाहूँगी। उनका सपोर्ट हमेशा से कैसा रहा है? क्योंकि अब आप घर पर कम रहती हैं, बाहर आप हमेशा रहती हैं, एक केयर भी होती है, एक सपोर्ट भी होता है। किस तरीके से रिएक्शन हमेशा पेरेंट्स का मिलता है, मम्मा का मिलता है, पापा का मिलता है, कैसा रिएक्शन रहता है हमेशा? सो ये एक्चुअली बहुत बड़ा सपोर्ट है जो एक फैमिली ही दे सकती है किसी को। बिकॉज़ अगर आपके शहर में सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स में सब कुछ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर आपके घर वाले ही नहीं कर रहे तो वो चीज़ फिर कोई मतलब की नहीं रहती। तो मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी पुश किया कि आई शुड परस्यू एज अ करियर शूटिंग। और इतना दूर छोड़ने जाना, लेने आना और ये सारी चीज़ें घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा थी। सो या घर वालों का सपोर्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर बच्चे में टैलेंट है और घर वालों को पता है और वो चीज़ें आगे कर सकते हैं, तो आई गेस घर वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज़ यही एक फाउंडेशन है, ये एक इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पे वो सपोर्ट कर सकते हैं। और या मेरे घर वालों ने काफ़ी किया और काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरी जहाँ पे आज मैं बैठी हूँ उनको। आशी, पढ़ाई और गेम्स दोनों को कैसे मैनेज करती हैं साथ में? क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, एक स्टूडेंट भी हैं और एक स्पोर्ट पर्सन भी हैं, आप गेम भी खेल रही हैं, तो दोनों चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? सो इनिशियल स्टेजेस में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई बिकॉज़ मेरा कॉन्वेंट स्कूल है, कामिल कॉन्वेंट। तो वो डमी नहीं देते और मैं बचपन से उसी में पढ़ रही थी, तो मुझे उसको छोड़ने का मन भी नहीं था। और 11th-12th क्लास में जहाँ बच्चों को पूरा सब चीज़ से दूर करके एकेडमिक्स में भेजते हैं कि अपना यही अपना करियर बनाने का टाइम है, मेरे साथ उल्टा हो रहा था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना था। और बट मेरे स्कूल ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे और एकेडमी से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट था कि मैं 3 दिन स्कूल चली जाऊँ, 3 दिन रेंज चली जाऊँ और 1 दिन संडे को भी मैं नोट्स बनाती रहती थी। सो काफ़ी थक जाता है, माइंड थक जाता है, उस वजह से शूटिंग पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंडल करने के बाद ही एक्सपीरियंस से निकली हूँ मैं और आज यहाँ पर हूँ। सो एक चीज़ जो मैंने की है मेरी लाइफ में कि जिस भी फील्ड में मैं गई हूँ, आई गेस मैंने टाइम पास नहीं किया कि अगर मुझे पता है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए तो मुझे उसमें से रिज़ल्ट चाहिए, अदरवाइज़ वो एक टाइम पास हो जाएगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं स्कूल भी गई हूँ तो मैंने वहाँ के सब चीज़ें की है, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें दी हैं। रेंज गई हूँ तो अगर 2 घंटे के लिए जा पा रही हूँ तो 2 घंटे क्वालिटी ट्रेनिंग की है, ना कि क्वांटिटी ट्रेनिंग की है। सो ये सारी चीज़ें मैंने की है, आज तक मुझे इनका रिज़ल्ट मिला है। तो या आशी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से आप खेल रही हैं, मेडल लेकर आ रही हैं, हम जेंडर इक्वलिटी की बात हमेशा से करते आए हैं, अब क्या माहौल आप देखती हैं लड़का लड़की? क्योंकि आपने जो फील्ड चुनी है वो काफ़ी टफ फील्ड है, उसमें लड़कियां बहुत ही कम राइफ़ल जो है अपने हाथ में, गन जो है अपने हाथ में उठा पाती हैं। कितना बदलाव आज के समय में देखती है? क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बराबरी का हक मिलता होगा। और ये चीज़ें मैं आपके भारत और भारत के बाहर जिन देशों में आप खेलने के लिए जाती हूँ, वहाँ दोनों के माहौल के बारे में जानना चाहूँगी। सो एशियन गेम्स में अभी इंडिया में जितने लड़के मेडल लेकर आए हैं उतनी ही लड़कियां मेडल लेकर आई हैं। सो ये काफ़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है दोनों लड़कों और लड़कियों को। इवन जो हमारी जो स्कीम्स होती हैं जो हमें स्पॉन्सर करते हैं वो भी इक्वली दोनों को प्रोवाइड करते हैं कि ये नहीं कि एक ही लड़के लड़कों को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया कभी में ऐसे सुनने को तो नहीं मिला कि लड़की हो क्या गन उठाओगी, क्या करोगी वाला सीन? आई गेस मुझे तो सुनने नहीं मिला, बट मेरे पीछे सोसाइटी में क्या बातें होती होंगी बिकॉज मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ। मेरी ज़्यादातर ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, तो मे बी मेरे घर वालों को सुनने को मिला हो, बट उनका ट्रस्ट है मुझ पर कि मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ करके आ रही हूँ, तो मे बी उन्होंने इन सब चीज़ों का जवाब दिया हो, इन सब चीज़ों का। और आई गेस ये हुई होंगी चीज़ें, क्योंकि या ऑब्वियसली गर्ल चाइल्ड को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट या अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपका फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा है, आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई गेस ये सारी चीज़ें एक एथलीट के लिए, क्योंकि एक एथलीट बहुत सारी चीज़ें झेलता है अपनी लाइफ में। अगर आपको एकेडमी खोलने का मौका मिले तो आप अपने जैसे और 10 आशी को तैयार करेंगी?
बिल्कुल। और अगर मुझे टाइम मिलता है और अगर मैं कभी खोलने का ट्राई करूं तो बिल्कुल मैं बहुत ही खुश होंगी कि मैं कि कर सकूं ये सब चीज़ें। एक एक मैसेज भी जो बच्चे खेलना चाह रहे हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, वो कैसे अपनी तैयारी करें या कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं, जिस तरीके से आपने अपने आप को बेहतर बनाया है, एक मैसेज हमारे दर्शकों को। मेरे हिसाब से जो भी यंगस्टर्स हैं और अगर मैं उनको कोई इंस्पिरेशन देना चाहूँ और अगर वो मेरे को इंस्पिरेशन समझते हैं, सो मैं यही बोलना चाहूँगी जिस भी फील्ड में आप जाएं, अगर वो एकेडमिक्स है या फिर अगर वो स्पोर्ट्स है, लाइक नॉट इवन स्पोर्ट्स या मेरा शूटिंग, बट जिस भी फील्ड में मतलब अपना पूरा जी जान लगा के अपना उसमें आप ट्राई कीजिए, बिकॉज़ यही आपके टीनेजर्स का जो साल होते हैं, इसी में आप कुछ अपना करियर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। सो जैसे कि हम देखते हैं कि जो लाइफ होती है बहुत आता है कि बहुत छोटी होती है, लाइक लेट्स मेक इट वर्थ इट। सो प्लीज़ मेक इट वर्थ इट और या अपना पूरा दिल से कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स रिजल्ट आएगा उस चीज़ में। बिल्कुल आशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो खेलों को सिर्फ खेलना ज़रूरी नहीं है, जीतना भी ज़रूरी है, ये कर दिखाया है आशी चौकसी ने। हमने आपको आज सबकी बात में मिलवाया आशी चौकसी से, जो हाल ही में एशियन गेम्स में 3 मेडल लेकर आई हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आशी सपना देखती हैं कि वो ओलंपिक भी जाएं और वहां से भी मेडल जीत कर आएं। हमारी भी ढेर सारी आशी को शुभकामनाएं। तो इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।